बेटा करें शुरू हम। किसी ने तो बात पूछनी है जी। बेटा किसी ने तो बात पूछनी है। करें अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम सुबीर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है सर, आप सुनाएं, सब सही है। ठीक ठाक। अच्छा यार, ये तस्वीरें मैंने आपके ग्रुप में सेंड की हैं, आप इनको देखते हो। एक दफा इनको इनका ओवरव्यू ले लो। जो व्हाइट बोर्ड वाली तस्वीरें हैं ना, इनको एक दफा आप देख लो। समझ आ गई बात की? जो व्हाइट बोर्ड वाली दो तस्वीरें हैं ना, इनको एक दफा आप नजर अपनी जो है इसमें देख लो। अपनी इसमें एक दफा आपकी नजर में गुजर जाए। समझ आ गई बात? ठीक है जी। तो ये एक दफा आप ये तमाम चीजें देख लो। तो पहले इंशाल्लाह मैं शुरू कर रहा हूँ बेटा। आपका जो है अल्लाह आपका भला करे। आर्डर जो है इसमें जो पहले यार माजरत, क्योंकि मैं लेट हुआ हूँ क्योंकि लाइट नहीं थी, तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा अपसेट था। तो इसमें बेटा आज हमने शुरू करना है पहले आर्डर 23। ठीक है, क्योंकि मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि हम इसको डे बाई डे डेली का तो हम एक आर्डर करें। जो अगर छोटे आर्डर हैं तो हम करते रहेंगे मैनेज। ठीक है, तो आज हमने शुरू करना है बेटा विड्रॉल एंड एडजस्टमेंट ऑफ द सूट्स। समझ आ गई बात की? विड्रॉल से आप जानते हो कि जब आप अपना जो क्लेम होता है उससे आप पीछे हट जाते हो, तो किसी भी ग्राउंड पे बेशक आपकी एडजस्टमेंट हो जाती है या आपकी क्या हो जाती है, आपका कोई जो है अल्लाह आपका भला करे कोई फार्मल डिफेक्ट आ जाता है आपके केस में, तो आप क्या कर सकते हो? अपने केस को विड्रा कर सकते हो। समझ आ गई? अब यहाँ पे जो हम अगर हम तस्वीर में देखें तो मैंने पहला बेटा बात की है कि विड्रॉल कितनी किस्म के विड्रॉल। ठीक है, मैं अभी तक मैंने रूल शुरू नहीं किया। जस्ट मैं आपको इसकी जो है ना समरी बता दूं आपको, ताकि आपको चीज की समझ आ जाए, पूरे आर्डर की स्टोरी जिसे कहते हैं। ठीक है, पहले इसे दो हम जनरल हम इंटरप्रिटेशन में देखें ना, मुख्तलिफ इंडियन राइटर्स की या इंडियन राइटर्स जो है ना, जो इंडियन राइटर्स हैं वो कहते हैं देयर टू टाइप्स ऑफ द विड्रॉल। सम फर्स्ट वन इज द जो है आपका एब्सोल्यूट विड्रॉल एंड सेकंड वन इज द क्वालिफाइड विड्रॉल। लेकिन अगर हम इसको अपने पाकिस्तानी इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचू के हाथ से देखें, समझ आ गई बात की? इसको इसमें देखें तो विद परमिशन ऑफ द कोर्ट जो मैंने आपको सेंड की है, समझ आ गई? तो ये दूसरी साइड पे मैंने लिखा विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट, यानी कि विड्रॉल विद द परमिशन ऑफ कोर्ट एंड विड्रॉल विदाउट द परमिशन ऑफ कोर्ट। अच्छा, जो पहली बात मैंने बेटा लिखी है इसमें कि जो आपकी विद परमिशन ऑफ कोर्ट है ना, ठीक है, सबसे पहले आपने क्या देनी है? एप्लीकेशन देनी है। समझ आ गई बात की? एप्लीकेशन देनी है और उस एप्लीकेशन में आपने अपने ग्राउंड लिखने हैं। समझ आ गई? ये मैंने साथ साथ जजमेंट्स लिखी हुई है बेटा, जिसको शौक हो जाता है ये चीजें देखें कि आपने एप्लीकेशन देनी है। तो एप्लीकेशन आपकी PLD 1984 लाहौर पेज 230। ठीक है, इसके बाद ग्राउंड्स मैंने आपको बताए हैं PLD 1990 सुप्रीम कोर्ट पेज 396। अब इसमें ग्राउंड्स मैंने दो किस्म के बताए हैं बेटा। हो सकता है कि जो आपने सूट फाइल किया हो वो आपने उसको फॉर्मल डिफेक्ट हो। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको जजमेंट दी है बेटा, अल्लाह आपका भला करे, 1970 SCMR पेज 233। समझ आ गई बेटा बात की? उसके बाद दूसरा ग्राउंड मैंने आपको दिया इसी पेज में, अगर आप देखोगे अदर सफिशिएंट ग्राउंड। अदर सफिशिएंट ग्राउंड आपको कोई भी हो सकता है, जिसमें आपकी सेटलमेंट भी हो सकती है, या जो भी आप अपनी एप्लीकेशन में ग्राउंड एस्टेब्लिश करोगे ना, तो आप कोर्ट को अप्लाई कर सकते हो कि जनाब ये क्या किया जाए, मुझे परमिशन दी जाए कि मैं अपना सूट जो है उसको एक दफा वापस लेना चाहता हूँ, विड्रॉ करना चाहता हूँ। या इस पे जो अदर सफिशिएंट काज है उसमें मैंने जजमेंट लिखी है AIR 1959। ठीक है, AP और पेज 463। समझ आ गई बात की? जब आपकी एप्लीकेशन जाएगी आप अपने ग्राउंड लिख दोगे। अगर आपकी एप्लीकेशन मान ली जाती है, कोर्ट मान लेती है, तो फिर कोर्ट क्या करेगी? नोटिस जारी करेगी। उसके बाद कोर्ट आपको सुनेगी। सुनने के बाद आपको कोर्ट क्या करेगी? परमिशन ग्रांट करेगी कि क्या आपका सूट जो है वो विड्रॉ हुआ है, या विड्रॉ करना है या विड्रॉ नहीं करना। हो सकता है ऐसे ये आगे बातें आ रही हैं, हम देखते हैं कि विड्रॉ की परमिशन कब कोर्ट ने देती। समझ आ गई बेटा बात की? अब ये जो परमिशन है ये एक्सप्रेसिव भी हो सकती है और आपकी इम्प्लाइड भी हो सकती है। और ये याद रखना, ये जो आपकी एप्लीकेशन है ना जी, किस चीज की आपकी अल्लाह भला करे आपकी जो विड्रॉल की है, समझ आ गई बेटा बात की? इसको कोर्ट क्या कर सकती है? रिजेक्ट भी कर सकती है। समझ आ गई बात की? अगर आपकी कोर्ट क्या करती है? आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करती है। समझ आ गई? आपकी विड्रॉल की एप्लीकेशन को डिसअलाउ करती है, then you have a remedy under section 105 CPC. You have a right to challenge the order of refusal, the withdrawal under section 105। ये मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप इसको क्या कर सकते हो? विड्रॉ
क्योंकि जो ऑर्डर को है उसको आप क्या कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, दूसरी बात मैंने बेटा ये लिखी है कि विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट, कि अगर आप क्या कर लेते हो, सूट विड्रा कर लेते हो और कोर्ट आपको अलाउ नहीं करती। समझ आ गई बात की। जो पहला केस था, जब आप कोर्ट की परमिशन ले लेते हो, विड्रॉल जो होती है कोर्ट की परमिशन जो होती है वो किसी भी ग्राउंड पे होती है, तो याद रखना जब कोर्ट आपको राजी बाजी होकर आपको परमिशन देती है ना बेटा, तो इसमें याद रखिएगा यू हैव अ राइट टू फाइल अ न्यू सूट। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आप अपना नया सूट फाइल कर सकते हो। उस फॉर्मल डिफेक्ट जो भी ग्राउंड आपको एस्टेब्लिश करते हो, उस ग्राउंड को दूर करने के बाद भाईजान आप क्या कर सकते हो, अपना नया सूट फाइल कर सकते हो। समझ आ गई बात की। अच्छा, अब दूसरी साइड पे हमने ये कहा कि जब आप विड्रॉ करते हो विदाउट द परमिशन ऑफ कोर्ट, समझ आ गई, उसके बाद पहला जो आपका राइट फ्रीज होना है वो है कि आप नया सूट फाइल नहीं कर सकते, आप नया सूट फाइल नहीं कर सकते। बात समझ आ गई बेटा बात की। अच्छा, दूसरी बात बेटा मैंने ये लिखी है कि जो आपको बेनिफिट है, जो हमने कल पढ़ा सेक्शन 14, ठीक है, कि आप विड्रॉ करोगे ना, आपको विड्रॉल के लिए हमने ये बात की थी कि अगर ये बात सेटल प्रिंसिपल है कि अगर आप विड्रॉ करते हो अपनी मर्जी से और विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट, समझ आ गई बात की, या आप बेशक आप विद परमिशन वाले कोर्ट में भी करते हो ना, तो याद रखना इस विड्रॉल में जितना भी आपका टाइम रिड्यूस वो है ना कंज्यूम, तो वो क्या होना है, डिडक्ट होगा, वो टाइम क्या होगा, डिडक्ट होगा, अनटिल अनलेस, जब तक वो कोर्ट आपको क्या नहीं कर देती, रिटर्न नहीं कर देती कि जनाब जो सेक्शन 14 की बात हमने कल पढ़ी थी, कल लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 14 हमने पढ़ा था कि जनाब जब आपने सूट ही किसी गलत कोर्ट में फाइल किया लेकिन आपकी इंटेंशन ठीक थी, आपको पता नहीं था, तो कोर्ट आपकी लिमिटेशन के लिए आपको क्या कर देती है, रिलीफ ग्रांट कर देती है। लेकिन यहाँ पे अगर आप विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट अपना केस विड्रॉ करते हो, तो फिर जो वहां पे आपको रेमेडी थी, आपकी जो सेक्शन जो है अल्लाह आपका भला करे 14 में जो आपको एक दी गई थी, रिलीफ दिया गया था, तो आप इस चीज को एंजॉय नहीं कर सकते। समझ आ गई बात की। अच्छा, उसके बाद अगर आपने विड्रॉल के दौरान कोई आपने स्टेटमेंट दी है विदाउट द परमिशन ऑफ कोर्ट, विड्रॉल के दरमियान आपने क्या की है, कोई स्टेटमेंट दी है, समझ आ गई बेटा बात की, तो कोर्ट आपकी उस स्टेटमेंट को कैन यूज एज स्टॉपल अगेंस्ट यू। स्टॉपल का प्रिंसिपल जो उन्होंने पढ़ा है, ये 3 ईयर वालों ने, मॉर्निंग वालों ने, इसको आपको पता होगा कि हमने बड़ी डिटेल में पढ़ा हुआ है स्टॉपल। तो जो स्टेटमेंट आपने विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट, समझ आ गई बेटा बात की, जो आपने क्या की होगी, दी होगी, तो वो आपको क्या कर सकती है, आपके अगेंस्ट एज स्टॉपल यूज हो सकती है। ठीक है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट अगर बेटा बता दूं कि जितने भी कॉस्ट हैं, ठीक है, आपके खर्च अखराजात थे जब आपने डिफेंडेंट्स को, ये जो भी आपके थे, कोर्ट फीस थी, ये तमाम चीजें थी, तो कोर्ट आपको क्या कर सकती है, चार्ज कर सकती है। समझ आ गई बात की। ये है जनरल जिसे कहते हैं थीम या स्टोरी ऑफ द ऑर्डर 23। अगर आप हम इस पे जो है आपका अल्लाह भला करे बेटा, इस पे हम ये जो है आपका ऑर्डर 23, समझ आ गई बेटा बात की, क्या करूं अगर हम आए किस पे जी, आपकी। अब पहली अगर मैं रूल आपको पढ़ा दूं, पहली बात, एट एनी टाइम आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, समझ आ गई बात की। अगर आप ये पहला रूल पढ़ोगे कि केस, पहली बात जब आपने सूट फाइल किया उसके किसी भी टाइम, समझ आ गई बात की, प्लेंटिफ में एज अगेंस्ट ऑल डिफेंडेंट, बेशक आप किसी सब के खिलाफ लेना चाहते हो या किसी एक डिफेंडेंट की हद तक लेना चाहते हो, अपना केस जो है मुकम्मल केस या उसके किसी एक हिस्से तक क्या कर सकते हो भाईजान, विड्रॉ कर सकते हो। ये बात सामने आ गई कि आप एक डिफेंडेंट के अगेंस्ट, आप सारे डिफेंडेंट्स जो तमाम है एक से ज्यादा है, तो उनके जो है अगेंस्ट, या आप उसका एक हिस्सा, या आप उसके मुकम्मल अपनी प्लेन की हद तक अपने केस को आप क्या कर सकते हो, विड्रॉ करवा सकते हो, आप क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन दे सकते हो। समझ आ गई बात की। ये है आपका पहली बात इसमें रूल 1 में, ऑर्डर 23 का रूल जो है भाईजान 1, समझ आ गई, अभी 1 पे बैठा हूँ, समझ आ गई बात की। अच्छा, अब अगर इसमें आपने एप्लीकेशन दी, आपने तमाम ग्राउंड आपने एस्टेब्लिश किए, समझ आ गई बात की, लेट द कोर्ट विल डिसाइड, दैट डिपेंड्स अपॉन द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट। अगर तो कोर्ट आपकी है सेटिस्फाइड, ठीक है, तो वो क्या करती है कि आपने कोई एक ऐसा ग्राउंड एस्टेब्लिश किया जो कोर्ट को क्या कर देता है, मुतमईन कर देता है। समझ आ गई कि आपको कोई फॉर्मल डिफेक्ट था या कोई और सफिशिएंट काज थी। ये जो मैंने आपको तस्वीर में बातें बताई हैं, यहाँ पे रूल 2 में, सब रूल 2 है जो आपका ऑर्डर 23 रूल 1, इसका सब रूल 2 जो है, वहां पे ग्राउंड्स बताए हैं कि इन ग्राउंड्स पे कोर्ट आपको क्या कर सकती है, विड्रॉल की परमिशन दे सकती है। समझ आ गई बात की। तो यहाँ पे या तो फॉर्मल डिफेक्ट होना चाहिए या कोई और सफिशिएंट काज, समझ आ गई बात की,
ठीक है। अब सपोज आप कहते हो कोई फॉर्मल डिफेक्ट है जिसकी बुनियाद पर आप कहते हो कि मैं नया सूट फाइल करना चाहता हूँ, तो याद रखिएगा कोर्ट आपको उस विड्रॉल की परमिशन दे देगी। ठीक है। और याद रखिएगा बेशक जितने मुकम्मल आप प्लेन की हद तक विड्रा करना चाहते हो, तब अगर आप उसको एक हिस्से की हद तक विड्रा करना चाहते हो तो याद रखिएगा कोर्ट आपको परमिशन ग्रांट कर सकती है। समझ आ गई बात की। अच्छा, इसमें अगर आपने साथ साथ जजमेंट्स लिखनी है तो 2006 YLR पेज 717। समझ आ गई बेटा बात की। पेज कौन सा जी आपका? 2006 YLR पेज 717। इनको जरा हम बाद में देख लेते हैं, पहले हम जरा इसके कंटेंट्स को देख लें जो हमारा ये है। अल्लाह भला करे आपका हमारा ये आर्डर। अच्छा, इसके बाद रूल सब रूल 3 है बेटा। where the plaintiff withdraws or abandons without permission of court। पहला जो क्वेश्चन 2 रूल थे ना, वो तो आपको बेटा बात आ गई ना, विद द परमिशन ऑफ कोर्ट। अब जो नेक्स्ट इसके सब 2 रूल्स हैं वो है विदाउट द परमिशन ऑफ कोर्ट। समझ आ गई बात की। तो इसमें पहली बात ये है, जब आप विड्रा करते हो कोर्ट की परमिशन के बगैर, ठीक है, तो कोर्ट आपको क्या कर सकती है? पहली बात बेटा कि चार्ज कर सकती है जो कॉस्ट होते हैं, जितने उस केस के खर्च अखराजात होते हैं, तो आप उस पे उसकी कास्ट भी आपसे रिकवर कर सकती है। उसके बाद मैंने आपको कहा कि यू हैव नो राइट टू फाइल एन न्यू केस अपॉन सच इंस्टेंस, जो कि आपको विद द परमिशन ऑफ कोर्ट था। समझ आ गई बेटा बात की। तो कोर्ट क्या कर सकती है? आपको यहाँ पे एक तो वो जो परमिशन थी वो भी नहीं देगी, आपको कॉस्ट भी चार्ज करेगी। समझ आ गई बात की। अच्छा, इसमें अब आपको बता दूं जो सब रूल 4 है, इसका रूल 1 का सब रूल जो अल्लाह आपका भला करे, सब रूल 4 है ना जी, इसमें बड़ी सी टेक्निकल बात बताइए, अगर आप इसको गौर से पढ़ेंगे। वो कहता है कि जहाँ पे आपके प्लेंटिफ एक से ज्यादा हैं, आपके प्लेंटिफ एक से ज्यादा हैं, ये बात याद रखिएगा। प्लेंटिफ आप जो है एक से ज्यादा है। ये मेरी लोगों की तादाद भी ज्यादा हो रही है और मेरा नेट भी बैठ है। समझ आ गई। ये 70 में हम जा चुके हैं, 71। ठीक है जी। अब ये अच्छा, अब बेटा बात गौर से सुनो जो मैं बता रहा हूँ कि अगर आपका मुद्दई एक से ज्यादा, अगर आपका मुद्दई एक से ज्यादा और एक अपने हद तक केस क्या करना चाहता है? विड्रॉ करना चाहता है। ठीक है, ये 2 विड्रॉ करना चाहते हैं। समझ आ रही है बात की। तो ला ये कहता है यहाँ पे जो सब रूल 4 है वो ये कहता है जब तक सब मिल के मर्जी से उसको विड्रॉ नहीं करेंगे, उस टाइम तक उसकी मर्जी के खिलाफ आप अपना केस विड्रॉ नहीं कर सकते। आप अपना केस विड्रॉ नहीं कर सकते। अगर एक से ज्यादा मुद्दई हैं, एक से ज्यादा प्लेंटिफ हैं, समझ आ गई बात की, तो उस टाइम तक आप अपना केस विड्रॉ नहीं कर सकते जब तक आप दूसरे की मर्जी ना ले लो। अगर आपने यहाँ पे जजमेंट लिखनी है तो PLD 2006 लाहौर पे 263। समझ आ गई बात की। अगर आपने जजमेंट लिखनी है तो PLD 2006 और साथ लाहौर पे 263। समझ आ गई बेटा बात की। अच्छा, और ये याद रखना बेटा कि जब आपका विड्रॉल होता है ना, आपका विड्रॉल होता है कोर्ट की परमिशन के साथ, तो फिर आपके पास एक रेमेडी होती है। यू हैव अ राइट टू फाइल एन न्यू केस। समझ आ गई बात की। अच्छा, ये जो आपका बेटा है आपका केस, इसको सपोज अगर आप समझते हो कि आप इसको किसी भी टाइम बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल जजमेंट आप इसको क्या कर सकते हो? एंजॉय कर सकते हो। समझ आ गई बात की। अच्छा, और इसमें एक बात ये भी याद रखिएगा बेटा कि सम सर्कमस्टांसेस ऐसे भी आ जाते हैं, बाज़ औक़ात ऐसा भी आ जाता है कि कोर्ट जो होती है क्या करती है कि आपको विड्रॉल की परमिशन नहीं देती। अगर वो आपको परमिशन दे दे तो इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होते, इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होते। टू मीट द एंड ऑफ जस्टिस जो हम जिसे कहते हैं कि अगर कोर्ट आपको विड्रॉल की परमिशन दे तो इंसाफ नहीं होता। तो इन तमाम सर्कमस्टांसेस में कोर्ट के पास ये इख्तियार भी होता है, कोर्ट के पास ये इख्तियार भी होता है भाईजान कि कोर्ट आपको विड्रॉल की परमिशन ना दे। अगर इसमें आपने देखना है तो NLR 2007, ठीक है, उसके बाद पेज 40 सिविल जो है आपका पेज 404। समझ आ गई बात की। कौन सी है जी? NLR 2007 सिविल डाइजेस्ट और पेज 404, जिसमें ये हेल्ड हुआ था कि भाईजान अगर आपको इंसाफ के तकाजों को पूरा करने के लिए अगर आपकी वो विड्रॉल की एप्लीकेशन रिजेक्ट करना पड़े तो कोर्ट में क्या कर सकती है? विड्रॉल की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकती है। समझ आ गई बात की। अच्छा, इसमें बेटा हमने ये पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो सेक्शन जो है आपका 113 जिसमें हमने रेफरेंस की बात की थी, केस रेफर कर सकता है, ये वो रिमांड की बात है। अब इसी में ये भी बात आ रही है, एक जजमेंट बड़ी लैंडमार्क जजमेंट है, PLJ 2005, PLJ 2005 सुप्रीम कोर्ट पेज 1186, पेज 1186। इसने ये कहा था कि आप अगर आपके केस में क्या थे? फॉर्मल डिफेक्ट्स थे, तो आपका केस जो है वो विड्रॉ करवाया जा सकता है, बेशक वो अपेलेट फॉर्म पे क्यों ना हो। समझ आ गई। और आपका केस रिवीजन जो है
जो अगर आपने निगरानी फाइल की जिसे हम कहते हैं, जिसे हम रिवीजन कहते हैं, तो रिवीजन के लेवल पे भी आप अपना केस क्या करवा सकते हो भाईजान, विड्रॉ करवा सकते हो। आप अपना केस अपना जो है विड्रॉ करवा सकते हो, जिसकी जजमेंट मैंने बताई है PLJ 2005 सुप्रीम कोर्ट पेज 1186। समझ आ गई बात की। अच्छा, अब आपने रिवीजन की स्टेज पे अगर आपने सूट अपना फाइल वापस करवाया ना, विड्रॉ करवाया, और आपको परमिशन मिल गई कि आपने जिस ग्राउंड पे कि हम जो है इसको जो है इसको अमेंड करके दोबारा फाइल करेंगे, अगर आपने रिवीजन के लेवल पे अपना वो केस दोबारा उस ग्राउंड को एस्टेब्लिश करके फाइल नहीं किया, आपको परमिशन भी मिल गई, लेकिन आपने किसी और पे ग्राउंड पे जो है वो बेस रखी, तो ला ये कहता है कोर्ट को क्या कर देगी, रिजेक्ट कर देगी। इस पे भी जजमेंट है, बड़ी फेमस लैंडमार्क जजमेंट है, PLJ 2005 लाहौर पेज 342। समझ आ गई बात की, PLJ 2005 लाहौर पेज 342। तो ये था पहला रूल 1। समझ आ गई बात की, यानी कि आपको इस तरीके से विड्रॉल की क्या मिल जानी थी, परमिशन यानी कि मिल जानी थी, विड्रॉल विद द परमिशन ऑफ कोर्ट और विड्रॉल विदाउट द परमिशन ऑफ कोर्ट। तो ये बातें सारी थी रूल 1 में, आपका ऑर्डर 23 रूल 1। समझ आ गई बात की। अब रूल 2 है यहाँ पे, ऑर्डर 23 रूल 2, जो कहते हैं लिमिटेशन लॉ नॉट अफेक्टेड द फर्स्ट सूट। यानी कि अगर आपने जब भी आपने कोई फ्रेश सूट इंस्टीट्यूट किया ऑन द परमिशन ग्रांटेड अंडर द लास्ट प्रोसीडिंग्स, तो जो लॉ ऑफ लिमिटेशन की जितना टाइम आपको होगा ना, आपने फाइल किया होगा, जितना टाइम आपको ग्रांट किया होगा, प्लेंटिफ शैल बी बाउंड बाय द लॉ ऑफ लिमिटेशन इन द सेम मैनर। यानी कि जितने जैसे जैसे लिमिटेशन की वो तमाम चीजें होंगी ना, जो जो रिस्ट्रिक्शंस आपके लिए होंगी, भला कब, जो कि आपने एक टाइम लिया, विड्रॉ करवाया, और जो कोर्ट आपको टाइम देगी, यू आर बाउंड to apply for further proceedings under the law of limitation। यानी कि जो limitations होंगी ना, ठीक है, लेकिन अगर आपने फर्स्ट सूट हैज नॉट बीन इंस्टीट्यूटेड, तो वहां पे आपका जो है ये आपको नहीं मिलेगा, इसका रिलीफ नहीं मिलेगा। जब विड्रॉल होगी तो तब होगा, यानी कि अगर आप आए भी फर्स्ट इंस्टेंस में, तो आपको इस पे लॉ ऑफ लिमिटेशन जो है वो इफेक्ट नहीं करेगा। तो इसमें उसने जिक्र किया सेक्शन 14 का, तो यानी कि आपको यहाँ पे सेक्शन 14 के जो होंगे फायदे नहीं मिलेंगे। अगर आपका फर्स्ट सूट था, जितना टाइम आपको पहले सूट पे लगा था, उसको क्या कर लिया जाएगा, डिडक्ट कर लिया जाएगा, या अदालत आपकी क्या करती है जी, रिटर्न करती है। अदालत आपका केस क्या करती है, रिटर्न करती है। तो याद रखिएगा, उस टाइम आप सेक्शन 14 को, यानी कि जो आपका टाइम होगा वो डिडक्शन की जो है वो माफी आपको मिल जाएगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो ऑर्डर 23 है, उसका रूल 2 जो है लिमिटेशन लॉ नॉट अफेक्ट द फर्स्ट सूट, वो क्या करता है, आपके पहले वाले सूट को अफेक्ट नहीं करेगा। दूसरी बात आ गई अब रूल 3, ठीक है, ऑर्डर 23 रूल 3 कहते हैं कंप्रोमाइज। अगर बेटा ये आपको पता है, जहाँ पे लड़का और लड़की राजी, वहां पे क्या करेगा, काजी। ये बातें अगर आपको याद हो तो ठीक है। व्हेन इट हैज बीन प्रूव्ड बिफोर द कोर्ट फॉर द सैटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट दैट द सूट, 3 बातें मैंने लिखी हैं। अगर क्या हो चुका है, आपका सूट एडजस्ट हो चुका है। एडजस्टमेंट में 2 बातें हैं, एडजस्ट अगर किसी एक हिस्से तक हुआ है तब, अगर एडजस्ट हुआ है आपका मुकम्मल हिस्से तक, समझ आ गई, कोई एक हिस्सा एडजस्ट हुआ है, या आपका मुकम्मल सूट जो था वो क्या हो गया, एडजस्ट हो गया, आपका कंप्रोमाइज हो गया, समझ आ गई। उसके बाद या आपका जो तीसरी बात, जो डिफेंडेंट है आपको क्या कर देता है, सेटिस्फाई कर देता है। ये आपकी रूल 3 की बातें बता रहा हूँ। अगर आपके पास बुक है तो सामने रख के बैठिएगा, अंडरलाइन करते आइएगा और उनको हाईलाइट कर दीजिएगा, समझ आ गई। अगर आपकी कोर्ट क्या करती है जी, 3 बातें रूल 3 में बताई गई हैं कि या तो एडजस्टमेंट हो जाती है, एडजस्टमेंट आपकी मुकम्मल होती है, या एडजस्टमेंट आपकी क्या होती है जी, कंप्रोमाइज होता है, समझ आ गई बात की। या आपका क्या होता है, डिफेंडेंट प्लेंटिफ को जो है, डिफेंडेंट क्या करता है, आपको राजी कर देता है, आपके पूरे क्लेम को आपको सेटिस्फाई कर देता है, समझ आ गई बात की। द कोर्ट उसको जो आपका एग्रीमेंट होगा, कोर्ट बकायदा उसको रिटन फॉर्म में लिखेगी, उसको उस अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएगी, और आपका जो कंप्रोमाइज था उसकी तमाम बातें जो है वो उसको लाएगी, और शैल पास द डिक्री इन अकॉर्डेंस विद द योर एग्रीमेंट। समझ आ गई बात की। यानी कि पार्टीज जो है, आप अपने जो एग्रीमेंट है इसके मुताबिक कोर्ट जो भी होगी उसको उस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएगी। हम ये भी कह सकते हैं डिक्री विद द कंसेंट ऑफ द पार्टी। समझ आ गई बात की बेटा। तो यहाँ पे कोर्ट क्या कर देगी, अपना ऑर्डर पास कर देगी। अच्छा, इसके बाद जो लास्ट रूल है बेटा इसका, ऑर्डर 23 इसका रूल 4, समझ आ गई, प्रोसीडिंग इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री नॉट इफेक्टिव। समझ आ गई कि जो ऑर्डर 23 की प्रोविजन है ना भाईजान, ये एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री अपीलेबल, वहां पे एप्लीकेबल नहीं है। समझ आ गई बात। किसने वाज़ेह तौर पर लिख दिया, नथिंग इन दिस ऑर्डर शैल अप्लाई टू द प्रोसीडिंग्स इन द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर एंड डिक्री। समझ आ गई बात की। जब भी डिक्री के एग्जीक्यूशन की बात करनी है ना पुत्र,
जब भी आपने, इससे पहले एक बता दूं, आपने मेरे से, मुझे तो नहीं पता सब्सटेंटिव लॉ का, सेक्शन 47 आपने याद रखना है। सेक्शन कौन सा याद रखना है आपने जी? 47 ऑफ सीपीसी के। जब भी आपने बात करनी है किसी चीज की एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर, तो आपने इस चीज को साथ पढ़ना। लेकिन वो ये कहते हैं कि जो तमाम प्रोविजंस यहाँ पे बता दी गई हैं, कहाँ पे भला, जो बता दी गई हैं आपके इस आर्डर 23 में, वो अप्लाई नहीं करेंगी। ठीक है, कहाँ पे? ड्यूरिंग किसी एग्जीक्यूशन में या किसी आपके ऑर्डर में। समझ आ गई बात की? ये था आपका रूल आर्डर 23। ये क्या था आपका आर्डर 23? आर्डर 23 के बेटा जो रूल्स है ना, आर्डर 23 के रूल्स कितने हैं ये याद रखिएगा, अल्लाह आपका भला करे। आर्डर 23 के रूल्स हैं 4। इसके रूल हैं विड्रॉल एंड एडजस्टमेंट ऑफ सूट्स के टाइटल से आर्डर 23 है जी। और इसके कितने हैं जी? इसके अल्लाह आपका भला करे, इसके जो रूल्स हैं वो हैं कितने जी? जस्ट 4 हैं। समझ आ गई बात की? ये आखिर में अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो मेरे से कर लीजिएगा। तो अब मैं आ रहा बेटा सेक्शन जो हमने छोड़ा था आपका, सेक्शन 12 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। समझ आ गई बात की? क्या किया था जी हमने? सेक्शन जो आपका, अल्लाह आपका भला करे, सेक्शन 12 जो कि टाइटल है, मैंने, अगर आपके पास तस्वीर है तो अपने पास सामने रखिए, और जो स्लाइड्स मैंने आपको शेयर की हैं ये भी अपने सामने रखिएगा। समझ आ गई? मैंने कॉलम बना दी है बेटा आपकी। समझ आ गई बात की? मैंने वादे तौर पे आपको उसकी मिसालें भी नीचे दे दी हैं। समझ आ गई बात की? अच्छा, अब इसमें अगर आप देखोगे सेक्शन जो पार्ट 3, ठीक है बेटा, पार्ट कितना है जी? पार्ट आपका 3 है बेटा, अल्लाह आपका भला करे बेटा, इसका लिमिटेशन एक्ट का। और जो इसका चैप्टर है वो शुरू होता है कंप्यूटेशन ऑफ द टाइम, ठीक है। और सेक्शन जो है वो है 12। सेक्शन कौन सा है जी? 12। सेक्शन कौन सा है? 12। इसके 5 सब सेक्शन हैं जी। इसके अगर अमेंडमेंट डालोगे तो फिर 6 हैं जी, वो अमेंडमेंट को हम काउंट नहीं करते। समझ आ गई बेटा बात की? और अगर अल्लाह आपका भला करे बेटा, वैसे अगर आपको बता दूं जर्नल, ठीक है, तो ये बेटा पहली बात ये है कि इसके 5 सब सेक्शंस हैं। और जो जिसका जो टाइटल अगर आप पढ़ोगे तो वह एक्सक्लूजन ऑफ टाइम। ये क्या है, किसको डील करता है जी? एक्सक्लूजन ऑफ टाइम को डील करता है। एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन द लीगल प्रोसीडिंग्स। एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन लीगल प्रोसीडिंग्स। समझ आ गई बेटा बात की? अच्छा, अब कितना बता दिया आपको, सब सेक्शन इसके कितने हैं जी? 5। समझ आ गई बेटा बात की? सेक्शन अगर मेरा ये वीडियो खत्म हो जाए या मेरा ये नेट बाजू का बैठ जाता है तो पहले मैं आपको उसकी समरी बता देता हूँ सेक्शन 12 की। समझ आ गई? सेक्शन 12 का सब सेक्शन 1 डील करता है सूट्स को, अपील्स को एंड एप्लीकेशन को। जो सब सेक्शन 2 है इसका, वो अपील, लीव, एप्लीकेशन फॉर लीव टू अपील और रिव्यू को डील करता है। जो इसका सब सेक्शन 3 है वो रिव्यू को डील करता है, जब आपकी डिक्री की आपने अपील करनी होती है, जब आपके खिलाफ जजमेंट आ चुकी होती है। इसका सब सेक्शन 4 जो है वो अवार्ड को सेट असाइड के लिए डील करता है। और जो 5वां सेक्शन है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप दिल्ली जाते हो ना जी, आप जाते हो और अपना अप्लाई कर देते हो नकल के लिए, और आपको पता होता है महीने बाद आनी है, 2 महीने बाद आनी है, वो कहता है नहीं, जिस दिन आप अप्लाई करके आओगे वो दिन से लेके जिस दिन आपको ये नकूल ब्रांच का फोन आ जाएगा, इंटीमेशन आ जाएगी, आपको वो इंफॉर्मेशन दे देंगे कि जनाब आपकी नकल बन गई है, आप आगे ले लें, उस दिन तक आपका ये टाइम एक्सक्लूड होगा। ये नहीं होगा कि मैं जिस दिन मैंने जाके कापी उठाई है, कापी बनी है 10 तारीख की, आपने जाके उठाई है 25 तारीख को, तो ला ये कहता है ये 15 दिन जो है ये आपके खाते में होंगे, हमारे खाते में नहीं होंगे। तो ये 5 इसकी प्रोविजंस हैं, इसकी 5 सब प्रोविजंस हैं एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन द लीगल प्रोसीडिंग। समझ आ गई बात की? अब जरा हम आते हैं नंबर 1 पे। हम आते हैं नंबर 1 पे। अगर सामने अगर आपके पास तस्वीर हो तो मैंने पहले कॉलम में लिखा है बेटा कि सूट, अपील एंड एप्लीकेशन की बात की। मैंने ये कहा कि ए जो है वो केस फाइल करता है बी के खिलाफ। किस चीज का? ब्रीच ऑफ, यानी कि ए ने बी के साथ कंट्रैक्ट किया, ए ने बी के साथ कंट्रैक्ट किया और वो कंट्रैक्ट हो गया ब्रीच 2 महीने बाद। समझ आ गई बात? ए ने क्या किया? कंट्रैक्ट किया और ब्रीच हो गया 2 महीने बाद। समझ आ गई? जो काज ऑफ एक्शन थी वो मैंने डेट लिखी है आपकी, सपोज कोई आप उठा लो, आपकी 2/2/10 को क्या हुआ? काज ऑफ एक्शन रोज हुई। तो जो आपका टाइम स्टार्ट होगा ना बेटा जी, वो 3/2/10 से होगा, 2/2 से नहीं होगा। यानी कि वो जिस दिन आपका काज ऑफ एक्शन हुई ना उस दिन नहीं, ये टाइम एक्सक्लूडेड है। ये टाइम आपका सूट के लिए, अपील के लिए, एप्लीकेशन के लिए। यानी कि अगर मेरा 2/2/10 को काज ऑफ एक्शन राइज हुआ था तो मैं सूट फाइल कर सकता हूँ 3, ठीक है, 3/2/10 को। समझ आ गई? एक दिन जो मेरा होगा जिस दिन काज ऑफ एक्शन की ला ये कहता है वो क्या होगा? एक्सक्लूडेड होगा। समझ आ गई? ये है सब सेक्शन 1।
इसके बाद सब सेक्शन 2 है बेटा, अगर आपने अपील फाइल करनी है या आपने एप्लीकेशन देनी है फॉर लीव टू अपील, अपील करने के लिए इजाजत लेनी है, उसकी दरखास्त देनी है। उसके बाद अगर तीसरी बात रिव्यू, समझ आ गई बात की। अच्छा, इसी तरीके से मैंने नीचे वाज़ह तौर पे आपको मिसाल दी बेटा कि सपोज ए ने बी के खिलाफ केस किया हुआ था, जिसकी जजमेंट आई 2/2/10 को। कब आई आपकी जजमेंट आई 2/2/10 को, आपने कॉपी के लिए अप्लाई कर दिया 2/2/10 को, यानी कि आज ही जजमेंट आई और आपने 2/2 को अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब आपको उसकी जो सर्टिफाइड कॉपी थी ना वो मिली 12/2/10 को, 10 दिन बाद। कितनी मिली? 12/2/10 को कॉपी मिली, 10 दिन कॉपी बनने पे लग गए। समझ आ गई बात की। अब ला ये कहता है जो आपका टाइम स्टार्ट होगा ना वो 13/2 से स्टार्ट होगा। कब होगा जी? एक दिन जिस दिन आपको कॉपी जो है वो मिली नहीं, उस दिन ना, जिस दिन कॉपी मिली उससे अगले दिन 13 बनती है, 14 बनती है, यानी कि 2 को अगर आपका जजमेंट अनाउंस हुई थी, 2 को आपने अप्लाई किया, 12 को आपको जो कॉपी मिल गई, तो 12 निकाल के 13 तारीख जो है वो आपको टाइम आपका स्टार्ट होगा। इसके दरमियान जो 10 दिन था ये आपके लिए टाइम लिमिटेशन अकाउंट नहीं होगा। समझ आ गई बात। आप इसी में उन्होंने अमेंडमेंट डाली है बड़ी कि हमने अपील की बात की, लीव टू अपील की बात की, रिव्यू की बात की, लेकिन रिवीजन की बात नहीं की। इसमें अब अमेंडमेंट हुई है 162A में। समझ आ गई बात की। ये लिमिटेशन एक्ट जो अब आया है अमेंडेड गालबन 2018 के, समझ आ गई बात की। तो ये हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट पंजाब ने क्या किया है, इसको ऐड किया है, अमेंड किया है, ठीक है, कि जनाब अब जो रिवीजन की है ना, जो गालबन उन्होंने 90 डेज डाल दिए। इससे पहले इसकी वजह ये थी कि भाईजान अल्लाह आपका भला करे कि जो रिवीजन की लिमिटेशंस थी ना, रिवीजन की लिमिटेशंस जो थी वो कहाँ पे बताई गई थी? आपके सीपीसी में। रिवीजन की लिमिटेशन कहाँ बताई गई थी? आपकी सीपीसी में, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे उन्होंने ऐड करके जो आपका सेकंड शेड्यूल है इसका लिमिटेशन एक्ट जो शेड्यूल बना उसको जो आर्टिकल 162A है, तो पंजाब की हद तक, जस्ट पंजाब की हद तक उन्होंने इसको अमेंड करके ये डाल दिया कि रिवीजन की लिमिटेशन है यहाँ पे। समझ आ गई बात की। अब इसी तरीके से इन्होंने फिर बता दिया कि आपकी डिग्री जो है एग्जीक्यूशन के लिए दी हुई है, तो आपने अपील फाइल करनी है जजमेंट के अगेंस्ट। तो इसी तरीके से सेम प्रोसीजर है कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी लेने के लिए जितना आपको टाइम लगेगा भाईजान, वो टाइम क्या होगा? एग्जेम्प्टेड होगा। वो टाइम क्या होगा जी? एग्जेम्प्टेड होगा। वो टाइम आपका काउंट नहीं होगा। इसके बाद आप जब भी चाहो आप इसको क्या कर सकते हो, केस फाइल कर सकते हो। समझ आ गई बात की। अच्छा, अब बात आ गई बेटा अवार्ड की कि अगर आपने कोई सालसी के लिए गए हुए थे एडीआर में, अल्टरनेटेड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में आप गए हुए थे 1940 में, एडीआर सालसी के लिए तो पंचायत थी, आपने अब उस अवार्ड को सेट असाइड करवाना है। आपने क्या करवाना है? उस अवार्ड को सेट असाइड करवाना है। तो याद रखिएगा भाईजान, उस अवार्ड की सर्टिफाइड कॉपी हासिल करने के लिए जितना टाइम आपको लगा होगा वो भी क्या होगा? अंडर सब सेक्शन 4 ये क्या होगा? एग्जेम्प्टेड होगा। वो भी काउंट नहीं होगा। समझ आ गई बेटा बात की। अब आखिरी बात और मेन बात, ठीक है, जो कि इस सेक्शन के जिसे कहते हैं क्राउन ज्यूल, जैसे मैं आपको ह्यूमन राइट्स में कहा करता था, जो इस चीज का ताज है इस सेक्शन का। समझ आ गई बात की। क्या है भला? ताज है बेटा। वो प्रैक्टिस में ये होता है, आपकी 2/2/10 को जजमेंट आई, आपने 2/2/10 को अप्लाई किया और 2 महीने 3 महीने आप वहां पे कोर्ट में गए ही ना, आप कोर्ट में तशरीफ भी ना लेके गए और पता चला कि जो लोग आते हैं वकला हज़रात बड़े लोग हैं, तो पता नहीं 2-2 महीने बाद आके वो अपनी कापियां उठाते हैं। तो इस चीज को खत्म करने के लिए जो कि 1991 में अमेंडमेंट हुई कि भाईजान जिस दिन आपने अप्लाई किया उस दिन से लेके जिस दिन, क्योंकि अब ये दैट नॉट फंक्शन ऑफ द कोर्ट, दैट इज द फंक्शन ऑफ नकूल एजेंसी, जो आपकी कॉपी है आजकल बनती होती है, आपको पता है कोर्ट में जो नकल बरामद होती है, तो ये उसका काम होता है। समझ आ गई बात की। 1991 में ये अमेंडमेंट भी उन्होंने कहा था ऐसे तो काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा भाई जिस दिन आप अप्लाई करोगे उस दिन से लेके जिस दिन आपको ऑफिस बेशक फोन करके कहता है कि जनाब आपकी कॉपी बन गई है और आप आके ले जाएं, समझ आ गई बात की, उस दिन तक आपका जो है ना जी ये जो लिमिटेशन है काउंट हो आपकी नहीं होगी। उसके बाद अल्लाह आपका भला करे, अगर आपको लगता है कि जो है आपका लिमिटेशन इस टाइम तक कोर्ट आपको एक्सटेंड कर देगी, बेशक आप काफी 3 साल बाद आके उठाओ, लेकिन अगर आपको इंटीमेशन कर देते हैं और वो प्रूव कर देते हैं कि हमने इंफॉर्मेशन दी थी, तो ला ये कहते हैं कि आपकी लिमिटेशन उस टाइम तक होगी जब तक वो आपको इंटीमेट करते हैं। इस तरीके से ये सेक्शन 12 था जी। तो अब आप सबको मैं एक्सेस दे रहा हूँ बेटा, कल भी जो है ये टाइम खत्म हो गया था, ठीक है। तो अब जिसने बेटा कोई क्वेश्चन पूछना है, जिस चीज ने ये 10 मिनट आपके लिए 10 मिनट पूरे, जिसने 1 बाय 1 क्वेश्चन जी।
सर हमारे काफी क्लास फेलोज आपने ऐड नहीं किए सर। हाँ जी सर बेटा, मैं सबको ऐड सर करूँ, सबको करूँ बेटा, मैं ओके सर। सबके मेरी ये स्क्रीन शॉट लेके सेंड करूँ। नहीं नहीं सर, आपने कह दिया बस हो गया सर। अब ये दो लोग थे, एक क्या कहते हैं अली अहमद था और एक हैदर अली था। सर उमर यासीन भी काफी देर से ट्राई कर रहा था। अली अहमद देखो कहा नहीं है। नहीं सर, उमर यासीन। उमर यासीन भी आया है, नीचे देखोगे ये नीचे बस ठीक है सर। उमर यासीन को बस रोज फिर ठीक है सर। ऐड यार। वालेकुम सलाम जी, ये मुनव्वर शहनाज, आपने कोई बात पूछनी है? अली अहमद जी बेटा। सर एक बात पूछनी थी, मैंने लिखी थी तो किधर गई? जी मुनव्वर शहनाज पूछे जी, मुनव्वर शहनाज सुन रहे हैं तो आपके पास सक्सेस है, आप पूछे जी। जी सर, मैंने क्वेश्चन पूछना था कि जो विथड्रॉल एंड एडजस्टमेंट ऑफ सूट में आप विद द परमिशन ऑफ कोर्ट आप सूट फाइल कर सकते हैं फ्रेश, और दूसरे में आपने कहा है कि विदाउट परमिशन ऑफ द सूट आप जो है वो सूट विद आउट परमिशन ऑफ द कोर्ट, कि आप कोर्ट की रजामंदी के जब तक कोर्ट आपको एक्सेस नहीं देती आप न्यू सूट फाइल नहीं कर सकते। नहीं कर सकते जी। मुनव्वर शहनाज मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। सर मैंने यही पूछना था बस, बीच में से सारे नहीं कर सकते आप अगर विड्रॉ करते हैं विदाउट द परमिशन ऑफ उस काज ऑफ एक्शन पे। अब ये ना कहना कि नहीं काज ऑफ एक्शन और झगड़ा हो रहा है, उस काज ऑफ एक्शन पे आप नया केस फाइल नहीं कर सकते। सर आपने ना सर ये सर आपने जजमेंट दी थी बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही। पीएलडी की सर जजमेंट जी बेटा। अच्छा अच्छा, अब अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो मेरी बात सुन लें। आखिरी बात आगे बात की कि ये जो आपका सेक्शन 12 है ना जी, इसमें आपको एप्लीकेशन देने की जरूरत ही नहीं है। इसमें ये जो मैंने आपको एक डायग्राम सेंड किया है ना जी, आपको एक डायग्राम सेंड किया है जिसमें ये 6-7 एलिमेंट्स हैं। कि पहली बात सेक्शन 12 जो है ना, ये एक एक्सक्लूजनरी प्रोविजन है, समझ आ गई बात। ये एप्लीकेशन जो है ये नेसेसरी नहीं है कि आप एप्लीकेशन दोगे तो आपको सेक्शन 12 का रिलीफ मिलेगा, समझ आ गई बात की। उसके बाद ये जो प्रोविजन है सेक्शन 12, ये सीआरपीसी में भी अप्लाई करता है, समझ आ गई। और यू हैव अ राइट टू क्लेम एज अ मैटर ऑफ राइट, समझ आ गई बात की। तो तीसरी बात ये है, तो भाई अब बोलो। 5 मिनट और सवाल सुन रहे हो जी? बड़ा क्यों होता मोटे मारो लून में चला जी क्यों हुआ? सर सुन रहा हूँ आपकी आवाज। ये हंडिया नाम ही सर एक दफा रिपीट कर दें जो दूसरा उसका सेक्शन 12 लिमिटेशन एक्ट का जो 5 नहीं है जो आपने क्वेश्चन बोला, वो एक दफा रिपीट कर दें। मुनव्वर मियां, आप ऐसे जाते थे ना 2-2-10 को आपकी जजमेंट आई, ठीक है जी सर। 2-2-10 को आपने जाके नकल फार्म दे दिए, नकल अप्लाई कर दी, और आप अगर आप गए हो जी 3 महीने बाद जी मेरी नकल बनी है, 3 महीने बाद ये भाई मैं तो नकल लेके आया हूँ आज, ये 2 महीने बाद जब नकल आपकी बन जाती है 1 महीने में, आप खुद दफ्तर में जाते नहीं, समझ आ गई बात की। ठीक है सर। इन्होंने ये बात खत्म कर दी, उन्होंने कहा जी जिस दिन आपकी सर्टिफाइड कॉपी तैयार हो जाया करेगी आपको ऑफिस इंटीमेट करेगा, आपको इन्फॉर्मेशन देगा, और जिस दिन वो आपको इन्फॉर्मेशन देगा बेशक वो अगले दूसरे दिन दे दे, आपको तीसरे दिन दे दे कि आपकी सर्टिफाइड कॉपी बन गई है, समझ आ गई। आपकी सर्टिफाइड कॉपी बन गई है, उस टाइम तक आपका टाइम जो है वो एक्सक्लूडेड होगा, बेशक आप कॉपी 10 साल बाद आके उठाओ, उसके हम जिम्मेदार नहीं है। ठीक है सर। ठीक है जी, जिस दिन आपको इंटीमेशन होगी उस टाइम तक टाइम एक्सक्लूड होगा, उसके बाद टाइम एक्सक्लूड नहीं होगा, लिमिटेशन आपको ग्रांट नहीं की जाएगी। और जी पूरी काट लिया है बाहर सर जी जी सर ये लड़कियों की आवाज बहुत डिस्टर्ब कर रही है। अच्छा चलिए जी, आप ना सुने सर वो पहुंच रही है ना, ज्यादा शोर आ रहा है। क्या पूछ रही हैं?
सर ये किसी सफिशिएंट कॉज क्या हो सकता है? जी बेटा क्या कहते हो? सर सेक्शन 5 में एक वर्ड यूज होता है सफिशिएंट कॉज। सफिशिएंट कॉज में कौन कौन से ग्राउंड्स आ सकते हैं? सफिशिएंट कॉज में अगर आप लिमिटेशन एक्ट का पढ़ोगे जी सेक्शन 5 सफिशिएंट कॉज, और हमने ये बात की हुई है सफिशिएंट कॉज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ये हमने बात आपको बताई हुई है अगर आपको याद हो वाला साहब। जी बताई है। अब सफिशिएंट कॉज पे मैंने एक क्वेश्चन देखा जुडिशरी में आता है, व्हाट डू यू मीन बाय सफिशिएंट कॉज? जी तो सेक्शन 5 सफिशिएंट कॉज में हम सिर्फ ये लाइन ही लिखेंगे सर? जी मैंने अगर आपके पास ये सेल फोन है जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह, तो आपके ग्रुप में मैंने आपको लिमिटेशन एक्ट के नोट्स प्रोवाइड किए, उसका पहला सवाल भी सफिशिएंट कॉज है वाला साहब, अगर आपने पढ़ने की कोशिश की हो तो आपका भी अपना मुकद्दर पूरा जुडिशरी का सवाल हमने उठा के आपको दे दिए। अगर एक दफा विजिट कर लेंगे ना जी लिमिटेशन एक्ट का, समझ आ गई बात की, तो ये आपको चीज ग्रुप में भी हमने सेंड की हुई है जी, तो ये आपको स्कूल से मिल जाएगी, समझ आ रही है बात जी? सर ये काफी बहुत आ रही है। हाँ जी, ये कैमरा अगर आपको दिखा रहा है तो यहाँ से ये काट सके तो ये पहला सवाल नजर आ रहा है जी, तो ये सवाल आपके सेल फोन में अगर आप थोड़ी सी तकलीफ ये कर किसी के माइक पे बहुत शोर आ रहा है सर आप सबको म्यूट करके मुझे अनम्यूट करे, आपसे एक और सवाल पूछना है। चले जी, ये सवाल आपको हमने प्रोवाइड किया हुआ है, तो ये तीनों से आपसे मेरी गुजारिश है बेटा कि अपनी हाजिरी जो है ये मुझे सेंड कर दीजिएगा, अटेंडेंस सेंड कर दीजिएगा। सर आपको व्हाट्सएप एक सवाल सेंड किया था, वॉइस मैसेज मैंने वो भी सुना जी नहीं, मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कर देना, मैं आपको जवाब दे दूंगा। जी सर आपको सेंड किया हुआ है, कल का वॉइस मैसेज मैंने सुना है, उसके बाद मैंने आंसर नहीं दिया। जी आप मुझे रिपीट करके सेंड करते हैं, मैंने नहीं पढ़ा क्योंकि मेरे पास आपको पता है आजकल जो व्हाट्सएप की हालत हुई है, बंदा सेल फोन को देखने ही थक जाता है। मैं आपको अगेन फॉरवर्ड करूंगा, प्लीज उसे सुनिएगा और मुझे ये आपने फार्मूला बताना है जो उसमें मैंने पूछा है। भाईजान इनहेरिटेंस का नहीं सर, इसका ये है अपना एक्सक्लूजन ऑफ टाइम का। हाँ तो आप सेंड करेंगे, सेंड करना जी मैंने आपको सेंड किया, मैं अगेन फॉरवर्ड करूंगा। अभी फॉरवर्ड करो मुझे, आप बाद में ओके जी। कोई बात पूछनी है आपने सर जी, फिर मैं आपको पर्सनली कॉल ही करूंगा तो यार जमाल आप क्या कह रहे हो? सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, वो तो थोड़ा आ गया सर। सर आपने कल एक सेक्शन बोला था सर, ऑर्डर 23 रूल 1, बोला था कि जो प्लेंटिव होते हैं सर एक से ज्यादा बढ़ के तो वो विड्रॉ नहीं कर सकते। हाँ जी PLD 2006 लाहौर पे 263। हेलो जी सर, PLD 2006 आगे सर, लाहौर 263 और एक और लिख लो 1999 CLC पेज 1967 1999 CLC पेज 1967 1999 CLC लाहौर 1960 पेज है, ठीक है, ये भी सी पेज ठीक हो गया सर। और बताओ, और भी बताऊं सर अगर और जरूरत पड़ी तो सर मैं आपको कॉल कर लूंगा सर। चलिए, थैंक यू सर।